नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम प्रेप में। आज हम अपनी बीपीएससी घटना चक्र सीरीज के अगले विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का हमारा विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो आज का विषय है आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। इस पूरे विषय को हम टोटल 4 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका पूरा सिलेबस आसान और व्यवस्थित तरीके से तैयार हो सके। ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तक पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और जिसने भी एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री का घटना चक्र का सीरीज नहीं देखा है, तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी चैनल में, आप देख लीजिएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी, ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। तो पुर्तगाली ही वो थे जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे हुगली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचे, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा 1612 ईस्वी में स्वाली सूरत के समीप में पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार की निरंतरता को तोड़ा। इसके बाद जहांगीर के अनुभवों से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। ध्यातव्य है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप चाहे तो मैं आपको सारे ऑप्शन पढ़ के सुना सकती हूँ, तो ये भी कर सकते हैं हम लोग। आपका ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ऑप्शन सी है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। ऑप्शन डी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1646 से 1648 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1640 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों
अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कमोडोर कार्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला शापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 1760 का प्रसिद्ध वांडी वॉश का युद्ध अंग्रेजों और किसके द्वारा लड़ा गया? अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। वांडी वॉश का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम शोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहारी वो जगह है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 8 है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर आपका बिहार है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो यह अफीम था। भारत, चीन, इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम के अधिक आवश्यकता थी। अतः विकल्पानुसार अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। क्वेश्चन नंबर 10 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे, जैक्स कार्टियर फ्रांस के थे, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के थे एंड फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल के थे। तो आपका ये जो है विकल्प ए में दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज के मध्य हुई। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की 2 संधियां 1765 ईस्वी में हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा की दीवानी
स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप से भी कार्य किया करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, जिसका समय काल रहा 1806 से 1837 ईस्वी, और बहादुर शाह द्वितीय, जिसका काल रहा 1837 से 1857 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही द्विशासन प्रणाली बंगाल में शुरू की गई थी। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। 28 अगस्त 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल के द्वैत शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? ऑप्शन ए, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण। ऑप्शन बी, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। ऑप्शन सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के कारण ही देश पर इतने दिन तक राज किया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्ष तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह फ्रांस में स्थापित जैकोबियन क्लब की एक शाखा थी। टीपू सुल्तान ने इस क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर इसका सदस्य भी बना। उसने टीपू अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपना दूत मंडल भेजे।
क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1784, ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 चलने वाला का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर में टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू लगभग 3 करोड़ रुपए 330 लाख रुपए नहीं देंगे, तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जा में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहाँ से, किससे प्राप्त किया था? तो शाह सुजा से प्राप्त किया था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों पर छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1803 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजाई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह सुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट किया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक प्रतिबंधित हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1909 में। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। इस सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में सार्वदेशिक हिंदू सभा के नाम से की गई थी। वर्ष 1921 में इस संस्था का नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से की गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो कि इन चारों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, वो भी इस ऑप्शन में नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था, तो यहाँ तो गवर्नर जनरल पूछ रहा है, गवर्नर तो पूछ ही नहीं रहा है, जो इस पद पर 1798 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में ब्रिटिश
साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को ही प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। सर लियोनेल कार्टिस को द्वैत शासक का जनक माना जाता है। इसके द्वैत शासन तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वहां बोला था किसने शुरू किया, यहाँ पूछ रहा है किसने समाप्त किया। तो समाप्त आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठगों का उन्मूलन किसने किया था? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर आपका है कैप्टन स्लीमैन। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों को यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य ठगों को बंदी बना लिया। मतलब यह बंदियों की संख्या है 1562, जो 1826 से 1835 के मध्य के हैं। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा W.S. स्लीमैन को। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने शुरू किए थे। तो ये सती प्रथा का उन्मूलन जो है आपका ऑप्शन ए, ये सही है। ऑप्शन 1, दास प्रथा का उन्मूलन भी इन्हीं के द्वारा हुआ था, ये भी सही है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता का प्रावधान को हटाना, ये नहीं हुआ था। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन करना, हाँ ये भी हुआ था। तो ये तीनों आपके आंसर है, आंसर नंबर सी।
लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन 1, 2 और 4 सही है। इस कारण विकल्प सी सही उत्तर होगा। नोट: 1833 का चार्टर एक्ट दास प्रथा के उन्मूलन की दिशा में एक आरंभिक और नीतिगत कदम था, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि इस एक्ट के ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए एक व्यवहारिक मंच प्रदान किया था। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन 1843 ईस्वी में इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ। इस एक्ट में दासों की खरीद फरोख्त और गुलाम रखने को सीधे तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 ईस्वी था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय। क्वेश्चन नंबर 12 है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो उनका संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन से उनका संबंध है। स्ट्रेची कमीशन उनसे संबंधित है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उनसे संबंधित है, शस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिटन से संबंधित है। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से भी संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? इसका आंसर हो जाएगा मेयो। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 1872 ईस्वी अपने शैक्षणिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया। इस रिजोल्यूशन में सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना के विकेंद्रीकरण की बात की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्होंने जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपियर। नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल के दौरान, जो कि था 1842 से 1844, 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया।
पी रॉबर्ट्स के अनुसार सिंध की विजय अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बाद हुई और नैतिक व राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम थी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं मिलाएं कूट का प्रयोग करते हुए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैकडोनाल्ड आपका कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। लिनलिथगो आपके अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से और चेम्सफोर्ड आपका द्वैध प्रशासन से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो नागपुर को आपके शामिल किया गया था, संबलपुर को भी और सतारा को भी। जयपुर को आपके शामिल नहीं किया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा 1849 ईस्वी, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1854 ईस्वी तथा नागपुर 1854 ईस्वी। जयपुर इसमें शामिल नहीं था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 को सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आपके वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ घेरे की नीति रिंग फेंस पॉलिसी से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय के बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। यही थे जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था सबसे प्रथम बार। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहे थे। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन नंबर 20, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें आपके चारों ही कथन सही है। तो फर्स्ट कथन हम लोग पढ़ लेते हैं चारों कथन। फर्स्ट कथन है आपका, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त
को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। मतलब ये लॉर्ड मेयो के संकल्प के बारे में सारे ही कथन सही है। आंसर हो जाएगा आपका ए। वाइसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1869 से 1872 ईस्वी उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इस प्रकार मेयो ने प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देकर प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1871 ईस्वी में मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की उन वित्तीय समस्याओं को संतुलित करने का प्रयास किया जो लगातार घाटे की स्थिति में थी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो अंग्रेजों ने जिसे अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया वो था ग्वालियर। प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 ईस्वी के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में एवं व्यपगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1849 में किया गया। डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के तहत सतारा का अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 में प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 को सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के ही राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा की। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को नई दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश जुलूस निकाला जा रहा था। इसी राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय की हाथी हौदे पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गए और महावत मारा गया। इस घटना की योजना क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो यह आपका लॉर्ड इरविन के काल में फांसी दी गई थी। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 1918 18 अप्रैल से 1931 के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
का साहस और दूरदर्शिता के लिए के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों को और पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1849 से 1860 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम भारतीय पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी जी। इन्होंने ही स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। यह वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। कांग्रेस से विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1959 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह आपके स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। आपका ऑप्शन ए है, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। सी है, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। भारत में पहली रेल 1853 ईस्वी में बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी। औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला तथा औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाता था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे स्तुमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसेवदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान को 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ये बंदोबस्त शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मद्रास।
मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारह महल क्षेत्र में लागू की गई थी। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर इसे पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम एवं कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से भूमि राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1835 ईस्वी के बाद जी विंगेट और H. E. गोल्डस्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो इसे थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह आपके होल्ट मैकेंजी ने शुरुआत की थी महालवाड़ी बंदोबस्त का। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महालवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महालवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त होगा, अतः विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रकों में ऑप्शन सी को ही सही माना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वेथी के नाम से जाना जाता है। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा बेगार कहलाती थी, अर्थात यह एक प्रकार का अवैतनिक जबरन श्रम होता था। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। इसका आंसर हो जाएगा सभी। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन भी समाहित थी। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार भी, रेलवे के गारंटेड ब्याज भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत को आपूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियों तथा रेलवे के निवेशकों को गारंटेड ब्याज, ये सभी समाहित थे। यहाँ विकल्प में त्रुटिवश भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार लिखा गया है, जिसके स्थान पर इंग्लैंड में खरीदे गए तथा भारत को पूर्ति की गई सैन्य और अन्य सामग्रियाँ ज़्यादा सही है, जिसका उल्लेख विपिन चंद्र जैसे इतिहासकारों ने भी किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह आपका 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक नियंत्रित हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1818 में स्थापित की गई थी। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप पढ़ने में रुचि खो देंगे। तो यहीं तक इस पार्ट को रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 1857 की क्रांति से शुरुआत करेंगे।